फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीजर्स के, मतलब इंटीजर्स के क्या क्या गुण होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है समृद्ध गुण। जैसे कि हम लोगों ने होल नंबर या पूर्ण संख्याओं में देखा था कि उसमें समृद्ध गुण पाया जाता है उनके एडिशन में, मतलब उन दो अगर होल नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट भी एक होल नंबर होता है। सिमिलरली अगर दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट भी एक होल नंबर आता है। तो इस गुण को हम लोग कहते थे होल नंबर्स का, यानी पूर्ण संख्याओं का समृद्ध गुण। अब हम लोग देखते हैं कि क्या यह गुण इंटीजर्स यानी पूर्णांकों में भी होता है या नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टी कौन सा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कि समृद्ध गुण। तो अगर मैं कोई एक इंटीजर ले लेता हूं Z1 और उसके साथ एक दूसरे इंटीजर को जोड़ता हूं, मतलब ऐड करता हूं, तो रिजल्ट जो आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। तो रिजल्ट विल बी अ इंटीजर। आपको पता है कि इंटीजर को Z से हम लोग, इंटीजर का जो सिंबल होता है वो Z होता है, मतलब इंटीजर को हम Z से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई इंटीजर ले लेता हूं -4 और उसमें जोड़ता हूं मैं कोई दूसरा इंटीजर 6, तो मेरा रिजल्ट जो आएगा वो होगा 2, राइट। तो दो इंटीजर मैंने लिए, दोनों को ऐड किया, रिजल्ट भी क्या आ रहा है? वो आ रहा है एक इंटीजर, राइट। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर। तो एडिशन में यानी जोड़ में या योग में उनका जो या क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। तो क्या मल्टीप्लिकेशन में भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है? तो अगर मैं कोई नंबर लेता हूं Z1 एक इंटीजर, दूसरा इंटीजर ले लेता हूं मैं Z2, तो इसका जो रिजल्ट होगा, इनके ये दोनों को गुना करने पे जो रिजल्ट आता है, जो उत्तर आएगा वह भी एक इंटीजर ही होगा। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लो -2, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं +6 के साथ, तो रिजल्ट जो आएगा हमारा वो -12। तो -2 भी एक इंटीजर है, 6 जो है वो दूसरा इंटीजर हो गया, और जो हमारा रिजल्ट आ रहा है दैट इज ऑल्सो अ इंटीजर। तो इसका मतलब ये जो समृद्ध गुण होता है, ये जो समृद्ध गुण है, यह एडिशन में तो एप्लीकेबल है ही, साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है। अब देखते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो हम लोगों ने देख लिया कि हाँ, यह जो समृद्ध गुण है या क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है। क्या सब्सट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल है? मतलब मैं एक नंबर लेता हूं Z1, उसमें इंटीजर लेता हूं Z1, उसमें से घटाता हूं कोई दूसरा इंटीजर Z2, तो रिजल्ट जो आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं एक इंटीजर ले लेता हूं -6 और इसमें से मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं +3, तो मेरा रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा? -9। तो देखो ये जो नंबर है ये -6, ये क्या है? एक इंटीजर है। +3 भी क्या है? एक इंटीजर है। और उन दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है वो भी क्या है? एक इंटीजर है। तो समृद्ध गुण जो होता है यह सब्सट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल है, यानी दो नंबर को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे, दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे, तो अगर वो इंटीजर्स हैं तो उसमें यह समृद्ध गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगा। बट आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या समृद्ध गुण, ये जो डिफरेंस का मतलब सब्सट्रैक्शन का जो समृद्ध गुण है, क्या यह होल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है? सो देखते हैं एक बार एग्जांपल से, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब मान लो कि इंटीजर्स की जगह मैं होल नंबर ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं एक होल नंबर लेता हूं 6 और उसमें से मैं एक सब्सट्रैक्ट करता हूं दूसरा होल नंबर, सब्सट्रैक्ट करता हूं यानी घटाता हूं एक दूसरा होल नंबर 7, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? -1। तो देखो ये तो एक होल नंबर था हमारा, ये भी एक होल नंबर है, बट ये जो रिजल्ट आया है दिस इज नॉट अ होल नंबर, ये एक होल नंबर नहीं है, मतलब पूर्ण संख्या नहीं है। तो अगर दो पूर्ण संख्याओं को अगर हम घटाते हैं, उनके बीच सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो रिजल्ट एक पूर्ण संख्या नहीं आती है। मतलब तो यह जो समृद्ध गुण है ये होल नंबर के सब्सट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। मतलब दो होल नंबर को अगर हम घटाएंगे तो यह समृद्ध गुण वहां पे एप्लीकेबल नहीं है, बट पूर्णांकों में यानी इंटीजर्स को अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यह समृद्ध गुण एप्लीकेबल है, राइट। अब हम लोग देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, दैट इज कम्यूटेटिविटी, मतलब क्रम विनिमयता, राइट। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनिमयता। आप लोगों ने देख लिया था होल नंबर्स में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में एप्लीकेबल होता है। यहां हम देखते हैं कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है कि नहीं। तो पहला केस लेते हैं एडिशन का। मैं एक होल नंबर लेता हूं Z1 और उसके साथ मैं ऐड करता हूं दूसरा होल नंबर Z2।
तो इसका जो रिजल्ट आएगा, क्रम विनिमयता कहता है कि अगर दो होल नंबर हैं उनके ऑर्डर को अगर मैं चेंज कर दूं, मतलब Z1 प्लस Z2 की जगह मैं अगर Z2 प्लस Z1 लिखूं, अगर ये दोनों सेम हो जाए, तो यह कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो बिल्कुल इंटीजर्स में भी यह लागू होता है, इंटीजर्स में भी यह फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर ले लेता हूं -4 और इसमें ऐड कर देता हूं मैं 6 को, राइट। तो मेरा रिजल्ट क्या आता है? तो मेरा रिजल्ट आता है 2। अब मैं ये जो दोनों इंटीजर्स मैंने लिए थे उनके प्लेस को चेंज करके देखता हूं, मतलब पहले ले लेता हूं 6 और उसमें ऐड कर देता हूं -4। इसके बावजूद भी जो रिजल्ट आ रहा है वह 2 ही रहेगा, राइट। इसका मतलब कि अगर हम इंटीजर्स के प्लेस को यानी उनके ऑर्डर को चेंज भी कर दें, फिर भी उनका जो रिजल्ट होगा उन दोनों का वह सेम ही रहेगा। दैट मीन्स कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जो है, क्रम विनिमयता गुण, यह जो है ये इंटीजर्स के एडिशन में एप्लीकेबल है। तो अब हम देखते हैं कि ये कम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनिमयता मल्टीप्लिकेशन में लागू होता है कि नहीं। जैसे कि मैं कोई एक नंबर ले लेता हूं इंटीजर Z1, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसी दूसरे इंटीजर Z2 से, तो अगर इसका रिजल्ट इफ दिस इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1, अगर यह जो रिजल्ट है वो Z2 इंटू Z1 के बराबर हो जाए, तो क्या हम बोलेंगे कि हाँ यह क्रम विनिमयता को फॉलो करता है या उसमें एप्लीकेबल है, किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। तो मैं एक एग्जांपल लेके सॉल्व करता हूं। मैं एक नंबर लेता हूं -7 या एक इंटीजर है, इसको मल्टीप्लाई करता हूं किसी दूसरे इंटीजर से 2 से, तो मेरा रिजल्ट क्या आता है? -14। अब मैं इन इंटीजर्स के प्लेस को चेंज कर देता हूं, इन इंटीजर्स के प्लेस को बदल देता हूं। मैं इंटीजर अब इनके प्लेस को चेंज कर दिया, यहां ले लिया, पहले ले लिया 2 और मल्टीप्लाई कर दिया -7 से, तो फिर भी हमारा जो रिजल्ट है वो -14 ही रहता है। मतलब इंटीजर्स के ऑर्डर को अगर मैं चेंज कर देता हूं, फिर भी उनका जो गुणा होगा, गुणा के बाद जो रिजल्ट आता है गुणा करने के बाद, वह चेंज नहीं होता। सो इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन में भी यह क्रम विनिमयता या कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, जो क्रम विनिमयता गुण होती है, वह एप्लीकेबल है। जिस तरह एडिशन में एप्लीकेबल थी, उसी तरह यह गुण मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है। अब देखते हैं कि सब्सट्रैक्शन में यह गुण एप्लीकेबल है कि नहीं। तो मैं एक नंबर ले लेता हूं Z1 और इसमें से मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं दूसरा इंटीजर Z2, तो क्या यह रिजल्ट Z2 माइनस Z1 के बराबर आता है? जी नहीं, यह नहीं आता। तो यह नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए कम्यूटेटिविटी रूल जो होती है वो सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती। एक एग्जांपल से आपको यह समझ में आएगा। मैं एक नंबर ले लेता हूं -3 और उसमें से मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं एक दूसरा नंबर दैट इज 5, तो इसका जो रिजल्ट है, इन दोनों का जो रिजल्ट होगा दैट वुड बी -8, राइट। अब मैं क्या करता हूं, इन नंबर्स को चेंज कर देता हूं, इनके प्लेस को चेंज कर देता हूं। मैं ले लेता हूं 5 और इसमें से मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूं -3 को, तब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा +8। यानी पहले वाले में आ रहा था -8 और दूसरे वाले में आ रहा है +8, तो यह दोनों सेम नहीं है, नॉट सेम। अर्थात कि अगर मैं सब्सट्रैक्शन करता हूं दो नंबर्स के, दो इंटीजर्स के, तो उसमें कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लागू नहीं होता। अब हम आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर। यह कौन सा है? एसोसिएटिविटी। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब कि सहचर्य गुण। एसोसिएटिविटी मतलब सहचर्य गुण, एसोसिएट होना। तो हम लोग होल नंबर्स में तो देख चुके हैं ना कि एसोसिएटिविटी एप्लीकेबल्स है। कहाँ एप्लीकेबल है? आप अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो होल नंबर और नेचुरल नंबर पे नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उसको जाके देखिए, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन सारे प्रॉपर्टीज़ को। अभी मैं जल्दी इन प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। सो एसोसिएटिविटी या सहचर्य गुण, सहचर्य गुण। तो देखते हैं कि यह सहचर्य गुण क्या कहता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं पहले लिख देता हूं Z1 प्लस Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3।
इसका मतलब है कि अगर मैं कोई दो नंबर लेता हूं, उन दोनों नंबर को ऐड करता हूं और उसके रिजल्ट को एक तीसरे नंबर से मैंने ऐड कर दिया, तब जो रिजल्ट आता है, और अगर तब जो रिजल्ट आता है वह रिजल्ट अगर मैं पहले दोनों नंबर को लेकर के जोड़ूं और तीसरे नंबर से फिर ऐड करूं। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे समझ में आएगा, मैं एक नंबर लेता हूं 4 और इसको ऐड कर देता हूं -6 और 3 के एडिशन में। मतलब कि मैंने -6 और 3 को पहले ऐड किया और उसके बाद उसमें 4 जोड़ दिया, तो क्या रिजल्ट आया? 4 प्लस -6 प्लस 3 इज -3, तो रिजल्ट मेरा आता है 1। अब मैं क्या करता हूं, नंबर्स को इस तरह से एसोसिएट नहीं करके पहले दो नंबर्स को एसोसिएट करता हूं। मतलब तो मान लो कि मैं इस तरह से नंबर्स को एसोसिएट नहीं करके, जैसे मैंने पहले क्या किया, -6 और 3 को ऐड किया और उनके एडिशन में 4 को ऐड किया। अगर मैं इस तरह से नहीं करके अगर इस तरह से करूं कि 4 में मैं ऐड कर दूं -6 को और इसके रिजल्ट में अगर मैं 3 को ऐड करता हूं, तब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 4 - 6 इज -2 प्लस 3, फिर भी जो रिजल्ट आ रहा है, फिर भी जो आंसर आ रहा है वह सेम ही है। इसका मतलब इट मीन्स कि यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एडिशन जो है, तो अगर मैं कई इंटीजर्स को अगर जोड़ूं तो उसमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है कि नहीं। तो मैं कोई दो नंबर ले लेता हूं, तो हम लोग को चेक करना है कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है कि नहीं। सो मान लो कि मेरे पास कोई एक नंबर Z1 है और उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं दो इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के साथ, मतलब कि Z2 इंटू Z3 के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूं। अगर यह Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 के बराबर है, मतलब कि पहले मैंने कोई दो नंबर लिया Z2 Z3, उनको मल्टीप्लाई किया और उसके रिजल्ट को Z1 से मल्टीप्लाई किया। अगर इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, तीनों का जो गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, वह अगर नंबर्स को चेंज करके, मतलब पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करूं और उसको Z3 के साथ मल्टीप्लाई करूं, उसके बराबर हो गया, तो मैं बोलूंगा कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, मतलब कि सहचर्य गुण मल्टीप्लिकेशन में भी वह सहचर्य गुण एप्लीकेबल है। तो इसके एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि यह एप्लीकेबल है कि नहीं। अब मैं 3 इंटीजर्स लेता हूं और चेक करता हूं कि क्या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मतलब तो क्या एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है, यानी सहचर्य गुण मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है कि नहीं। मैं ले लेता हूं एक नंबर -3, Z1 -3, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं Z2 और Z3, Z2 मैं ले लेता हूं -4 के साथ और Z3 इज 5, तो -4 और 5 को पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूं और उसको Z1 यानी -3 से फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। तो हमारा रिजल्ट आता है -3 इंटू -20 और यह किसके बराबर है? 60 के बराबर। अब नंबर्स को एसोसिएट करते हैं दूसरे तरह से, पहले -3 और -4 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब नंबर्स को अलग तरह से एसोसिएट कर दिया और इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उनको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, राइट। तो -3 इंटू -4 इज 12 इंटू 5 इट इज 60। मतलब कि मैंने पहले लिया Z1 और इसको मल्टीप्लाई किया Z2 और Z3 के मल्टीप्लिकेशन के साथ, Z2 और Z3 के रिजल्ट के साथ, और फिर मैंने क्या किया, पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किया और उसको Z3 के साथ मल्टीप्लाई किया और हमने देखा कि दोनों का जो रिजल्ट होता है, मैंने नंबर्स के एसोसिएशन को, वो जिसके साथ पहले एसोसिएट था, अगर उसको मैं चेंज भी कर दूं फिर भी जो रिजल्ट आता है वह डिफरेंट नहीं है, सेम ही रिजल्ट रहता है। तो इसका तात्पर्य यह है, इसका मतलब यह है कि मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यानी सहचर्य गुण एप्लीकेबल है। अब देखो, एक इंटीजर्स में एक खासियत होती है कि किसी भी इंटीजर में क्या, होल नंबर में या किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को भी लिख लो, इफ एन इंटीजर इज मल्टीप्लाइड विद 0 देन रिजल्ट विल बी 0, राइट। तो यह भी एक प्रॉपर्टी है इंटीजर की। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं,
दैट इज आइडेंटिटी। तो जैसा हम लोगों ने पहले होल नंबर्स में भी देखा था कि एडिटिव आइडेंटिटी यानी योग तत्समक या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज गुणात्मक तत्समक के बारे में, कि होल नंबर्स का कोई एक ऐसा होल नंबर होता है जो जिसको हम बोलते हैं कि वह उसका एडिटिव आइडेंटिटी है। सिमिलरली कोई एक ऐसी नंबर थी होल नंबर जो कि उसकी गुणात्मक तत्समक है। सिमिलरली इंटीजर्स के लिए भी कोई ना कोई देयर वुड बी सम इंटीजर जो कि हम लोग बोलेंगे कि यह इंटीजर्स के लिए योग तत्समक है यानी एडिटिव आइडेंटिटी है, या फिर इसकी गुणात्मक तत्समक है या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे इंटीजर होते हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वह एडिटिव आइडेंटिटी है। तो पहला हम लोग देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी किसके लिए? इंटीजर्स के लिए, मतलब पूर्णांकों के लिए। तो पूर्णांकों के लिए इंटीजर्स के एडिटिव आइडेंटिटी कौन है? तो एडिटिव आइडेंटिटी जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि मान लो कि मेरे पास कोई एक इंटीजर है z, उसमें मैं कोई दूसरा इंटीजर ऐड कर दूं, कोई दूसरा इंटीजर ऐड कर दूं जिसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे, सो दैट हमारा जो रिजल्ट हो वह z ही रहे। मतलब कि z जो पहले मैंने ऐड किया था रिजल्ट भी वही रहे। तो इस इंटीजर को जो यहां पे मैं ऐड करूंगा, इस इंटीजर को हम लोग क्या बोलेंगे? तो वह उसका योग तत्समक होगा, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी होगा। तो ऐसा कौन सा इंटीजर है? वेल आप लोग सबको पता है ऐसा कौन सा इंटीजर है। तो वह इंटीजर है 0। वो इंटीजर क्या है? 0। मतलब कि किसी भी इंटीजर में अगर आप 0 ऐड करो तो रिजल्ट वही इंटीजर होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक इंटीजर ले लेता हूं -4, उसमें मैं ऐड कर देता हूं 0, तो रिजल्ट फिर भी -4 ही रहता है। तो 0 जो है, दिस 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। यह 0 क्या है? यह 0 जो है वह एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी यानी योग तत्समक है। किसके लिए? इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स के लिए यह योग तत्समक है। क्लियर है? अब हम आते हैं कि जिस तरह से ये तो हम हो गया हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली कोई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती होगी, तो फिर देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जिस तरह से हमारे एडिशन में हम लोगों ने देखा था कि किसी एक इंटीजर को हम ऐड करते हैं किसी एक आइडेंटिटी के साथ, रिजल्ट हमारा क्या होता है? वही इंटीजर। सिमिलरली उसी प्रकार से क्या हमारे पास कोई एक ऐसा इंटीजर है जिसको किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट वही इंटीजर रह जाए? मतलब अगर मान लो मेरे पास एक इंटीजर है z, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसी इंटीजर के साथ या किसी इंटीजर के साथ, सो दैट मेरा जो रिजल्ट हो, फाइनल जो मेरा रिजल्ट आए वह क्या रहे? वही इंटीजर जिसको मैंने लिया था मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यह जो इंटीजर होगा जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको मैं बोलूंगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या फिर गुणात्मक तत्समक। तो यह इंटीजर कौन सा है? वेल आप सब गेस कर सकते हो। यस, दैट इज 1। यह इंटीजर कौन है? 1। फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक इंटीजर ले लो, मैं ले लेता हूं 7, इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 से, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक इंटीजर 1 से, तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है फाइनल? तो मेरा फाइनल रिजल्ट 7 ही आता है। एक और एग्जांपल ले लो, मैं ले लेता हूं -6, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 के साथ, तो मेरा रिजल्ट फाइनली वही रहता है, दैट इज -6। मतलब कि 1 से जब भी हम किसी 1 एक ऐसा इंटीजर है जिसमें किसी भी इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट जिस इंटीजर को आपने मल्टीप्लाई किया है वही रह जाता। तो 1 क्या होगा? 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? यानी कि गुणात्मक तत्समक कौन सा है? तो 1। अगर कोई आपसे पूछे कि तो कोई आपसे पूछो इंटीजर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है, तो आप बोलोगे 1। तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या है? 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब गुणनात्मक तत्समक। गुणनात्मक राइट। तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स।
तो यह कुछ प्रॉपर्टीज थे इंटीजर्स के बारे में। एक प्रॉपर्टी और रहता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी हमारा और आता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब का वितरण की गुण, वितरण गुण, राइट। तो वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हम लोग देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, माँ अरे हो जाएगा 2 मिनट में। बाथरूम में है इतना हम कह दिया जाने कोई। अब उसको झटके से बंद मत करना। तो अब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मान लो कि मेरे पास, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि इफ यू हैव अ नंबर z और z को आप मल्टीपल, अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यह कहता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यह कहती है कि अगर मेरे पास कोई एक नंबर है z1 और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 नंबर के एडिशन में, मतलब z2 प्लस z3, तब जो रिजल्ट आता है, फिर जो रिजल्ट आता है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3, z1 इंटू z3। तो यह जो प्रॉपर्टी है, यह जो गुण होता है इंटीजर्स का, इसको हम लोग कहते हैं तो यह जो गुण होता है इंटीजर्स में, इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका एग्जांपल देख लो, अगर मेरे पास z1 मतलब कोई एक नंबर है, एक इंटीजर है -16 और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, z2 कोई भी नंबर ले लो, और z1 मान लो -16, तो एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो z1 इज -16, z2 मैं ले लेता हूं 2 और z3 मैं ले लेता हूं 6। अब देखते हैं इनका रिजल्ट क्या आता है। इनका रिजल्ट अगर मैं लूं तो -16 इंटू 8, सो रिजल्ट इज -128, सो रिजल्ट इज -128। अब अगर मैं इस तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, देखता हूं सेम आता है कि नहीं। तो फर्स्ट वन इज z1 इंटू z2, यानी -16 इंटू z2 मैंने लिया है 2, तो अब हम लोग देखते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब कि वितरण का गुण। तो वितरण के गुण को समझें कुछ, तो इस अब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब वितरण गुण, यानी कि हमारे पास जो इंटीजर्स हैं, जो हमारे पास पूर्णांक हैं, उसमें वितरण वाले कौन से गुण होते हैं। इसको समझने के लिए मैं पहले तो ये गुण क्या है या प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में लिख देता हूं, फिर एक एग्जांपल से इसको हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो यह प्रॉपर्टी यह कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या वितरण गुण। वितरण गुण यह कहता है कि सपोज करो मेरे पास कोई एक इंटीजर है z1, उसमें जब मैं दो इंटीजर के योग को मल्टीप्लाई करता हूं, फॉर एग्जांपल z2 प्लस z3, तो जो रिजल्ट आएगा, अभी हमने क्या किया, दो इंटीजर लिया, दोनों को ऐड किया और इसको
इन दोनों के जो योग आ रहा है, मतलब जो रिजल्ट आ रहा है एडिशन का, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं Z1 से। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, मतलब वितरण गुण के अनुसार, यह किसके बराबर होना चाहिए, Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। तो इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले लो। मेरे पास कोई एक नंबर है, मैं लेता हूं Z1 इक्वल टू -16 और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं Z2 और Z3 से। तो Z2 मान लो मैंने ले लिया 2 और Z3 को मैंने ले लिया 6, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसका रिजल्ट होगा -16 इंटू 8, रिजल्ट इज -128। तो इसका रिजल्ट है -128। अब देखो कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता, अगर ये जो इंटीजर्स है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, तो मैं इस तरह से भी लिखूंगा इन नंबर्स को, या इंटीजर्स को इस तरह से भी अगर गुना करूंगा, तो मेरा जो रिजल्ट आना चाहिए वह यही आना चाहिए, -128 आना चाहिए। तो मैं इस तरह से करके देखता हूं। तो मैंने नंबर लिया Z1 -16, उसको मल्टीप्लाई किया Z2 के साथ, मतलब कि 2 के साथ, और इनको ऐड किया Z1 इंटू Z3 के मल्टीप्लीकेशन में। फिर Z1 इज -16 और Z3 इज 6। तो मेरा रिजल्ट आता है -32 और उसमें ऐड होगा -96। तो आप देखोगे कि ये रिजल्ट भी -128 है। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरण गुण जो होता है, जो वितरण गुण होती है, वह हमारे इंटीजर्स में, हमारे पूर्णांकों में एप्लीकेबल है। क्लियर है, हमारे पूर्णांकों में एप्लीकेबल है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पूर्णांकों में एप्लीकेबल है। जिस तरह से हमने देखा था कि होल नंबर्स के अंदर भी यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल थी, हमारे इंटीजर्स में भी यह प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। तो ये तो प्रॉपर्टीज हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब देख लिया। अब प्लीज आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो प्रॉपर्टी, जिन प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बारे में बताया है, आप प्लीज इन प्रॉपर्टीज को डिवीजन के बारे में सोचना कि क्या डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल कम्यूटेटिविटी क्या डिवीजन में एप्लीकेबल है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना, होल नंबर के लिए तो मैंने देख लिया, इंटीजर्स को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, या फिर इंटीजर्स को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो एक बार इनके बारे में आप सोचना और कमेंट में जरूर लिखना। तो इसके साथ खत्म होता है हमारा इंटीजर्स। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, और उनकी प्रॉपर्टीज को भी देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखोगे प्राइम नंबर्स और रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके गुण, ये सभी हम देखेंगे। मेरा एक वीडियो है फ्रैक्शंस के ऊपर, तो जिन लोगों को डायरेक्टली रैशनल नंबर पढ़ना है वो प्लीज पहले फ्रैक्शंस को जरूर पढ़ ले। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, नंबर्स, देन नंबर्स के बाद नेचुरल नंबर्स, देन नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर, होल नंबर के बाद हमने इंटीजर्स पढ़ लिया। तो इंटीजर्स पे ही नंबर सिस्टम खत्म नहीं होता, कुछ और तरह के नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग फिर आगे भी देखेंगे। मेरा एक नया नेक्स्ट वीडियो है, वो है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर के ऊपर। उसके अंदर फिर हम लोग और भी चीज पढ़ेंगे, जैसे मल्टीप्लिसिटी, मतलब कि कौन सा नंबर किसका मल्टीपल है। फिर वहां पे हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर्स के बारे में, फैक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में। सो अभी तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस डालते रहूं फ्री में, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस मैं आसानी से आप लोगों को बता पा रहा हूं रीजनिंग एप्टीट्यूड का, तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में जरूर लिखें अपना फीडबैक कि कैसा मेरा वीडियो बन रहा है, क्या मुझे इसमें चेंजेस लाने चाहिए और मैं क्या और इंक्लूड करूं। मैं गूगल क्लासेस पे भी स्टार्ट करने वाला हूँ इस रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाता, तो वहाँ पे मैं आपको बहुत सारे पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो इसके नोट्स होंगे इस टॉपिक के, वो भी मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। सो गूगल क्लासेस का लिंक भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स। थैंक यू।